नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज हम संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत की बात करेंगे। उद विकासवाद जिसमें प्रमुख होगा, तो शुरू करते हैं। संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत, जिसमें उद्विकासवाद। देखिए, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो ही मानव की आवश्यकताएं बदलती है तो संस्कृति में बदलाव होता है। ग्रीक विद्वान हेराक्लिटस ने कहा था कि ऑल थिंग्स आर इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, अर्थात सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में है। जो आज स्थिति है वो कल नहीं रहेगी। इसी प्रकार जो संस्कृति पुरातन थी, वर्तमान में उसमें बदलाव भी आया है। ये बदलाव किस किस रूप में है तो हम देख सकते हैं। उद विकास के रूप में संस्कृति का संवर्धन हुआ है, और इसका जो प्रणेता हम मान सकते हैं वो चार्ल्स डार्विन को मान सकते हैं, जिन्होंने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक में उद विकास को बताया गया। प्राणियों के उद विकास को चार्ल्स डार्विन ने दर्शाया, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत से पूर्व यह धारणा चली आ रही थी कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की सृष्टि ईश्वर ने की, किंतु डार्विन ने कहा कि प्राणियों का उद विकास सरलता से जटिलता की ओर, समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। प्रारंभ में जीव एक कोशिकीय थे, धीरे धीरे उनकी शरीर रचना में परिवर्तन हुआ, उनमें भिन्नता आती गई और विभिन्न अंग पृथक हुए। तो इस आधार पर जो पहले लोगों की मान्यताएं थी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सारों की सृष्टि ईश्वर ने की, किंतु यहाँ पर जो डार्विन कहता है कि यह एक उद विकास की फॉर्मेशन है, जहां सरलता से जटिलता की ओर, समानता से भिन्नता की ओर परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव थे, धीरे धीरे उनमें उद विकास हुआ और बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो गए। जैसे मांस शरीर की जो संरचना है, उसमें सबसे पहले मांस का पिंड होता है, भ्रूण होता है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर, आंख, नाक, कान सब बाहर निकलते हैं। तो ये इवोल्यूशन है, उद विकास है। प्रारंभ में जीव बहुत सरल प्रकार का होता है। उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले रहते हैं कि उन्हें स्पष्टता के साथ न तो पहचाना जा सकता है और न ही पृथक किया जा सकता है। परंतु धीरे धीरे उनके अंग पृथक होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक भ्रूण मांस का पिंड होता है। धीरे धीरे उनमें आंख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि पृथक अंग के रूप में नजर आने लगते हैं। ये सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हाथ में दर्द होगा तो पूरे शरीर इससे प्रभावित होगा। जैसे पेट खराब होता है तो शरीर के दूसरे अंग भी इससे प्रभावित होते हैं। डार्विन के उद विकासीय सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज एवं सावयव में सादृश्यता स्थापित कर सामाजिक उद विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ही ऐसा विद्वान था जिसने एक उक्ति दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। लेकिन अधिकांश लोग चार्ल्स डार्विन की उक्ति समझते हैं
इस उक्ति को। यद्यपि हर्बर्ट स्पेंसर की यह उक्ति है और चार्ल्स डार्विन ने इसका काफी प्रयोग किया। स्पेंसर का मानना है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता व समानता से जटिलता व भिन्नता की ओर हुआ है। किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगे, उनमें कार्य विभाजन पैदा हुआ तथा विशेषीकरण पनपा। देखिए इसमें क्या है कि पहले जो समाज है एक समूह के रूप में होता था, जैसे मान लीजिए कबीला है। अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंग उस कबीले के मुखिया जो है उसमें समाहित है, अर्थात राजा भी वही है, न्याय भी वही करेगा और दंड भी वो देता है, कानून भी वही बनाएगा। तो कानून बनाने से लेकर दंड देने तक की जो प्रक्रिया है उस मुखिया के अंतर्गत उस कबीले के सरदार में देखी जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ती गई तो ये तीनों अंग पृथक होने लगे। इसी जटिलता के कारण सभी व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों। आज हम राज्य की अवधारणा देखते हैं तो वो इसी पर निर्भर है। जैसे प्रारंभ में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन के पास थी, धीरे धीरे इन कार्यों को करने के लिए अलग अलग संगठन बने। यानी राजनीतिक कार्य राजनीतिक संगठन कर रहा है, सांस्कृतिक संगठन कर रहा है सांस्कृतिक कार्य को, आर्थिक संगठन आर्थिक कार्य को कर रहा है, धार्मिक संगठन धार्मिक कार्य को कर रहा है और सामाजिक जो है सोशल सिस्टम के अंतर्गत किया जा रहा है। सामाजिक उद्विकास के विभिन्न पक्ष की यदि हम बात करें, समाज व संस्कृति का उद्विकास। N.H. मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर बताए। पहली, जंगली अवस्था। इस समय मानव का जीवन संघर्षपूर्ण कष्टमय था। मानव भोजन एवं निवास की खोज में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, कंदमूल खाता था, फिर उसने आग जलाना सीखा, छोटे छोटे झुंड के रूप में रहने लगा और तीर धनुष का आविष्कार किया। मानव ने पत्थर के हथियार और औजारों का भी इस अवस्था में निर्माण कर लिया था। कहने का तात्पर्य, इस अवस्था में केवल उसका जीवन जंगली जानवर जैसा था। वो संघर्षपूर्ण कष्टमय उसका जीवन था। भोजन की तलाश में वो भटकता था और कच्चा भोजन वो ग्रहण करता था, कंदमूल से ही अपना जीवन चलाता था। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, फिर उसने देखा कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, तो वह झुंड में रहने लगा, समूह में रहने लगा। उसने तीर धनुष का आविष्कार भी कर लिया था और पत्थर के औजारों का निर्माण भी कर लिया था। तो ये जंगली अवस्था थी। इस अवस्था में फिर इवोल्यूशन हुआ और बर्बर अवस्था आई। इस अवस्था में मानव ने बर्तन बनाना जान लिया था, संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ, मानव ने पशुपालन एवं कृषि कार्य प्रारंभ किया, लोहे को गलाकर उससे औजार बनाना भी इसी अवस्था में सीख लिया। इस अवस्था को धातु युग भी कहते हैं। जंगली अवस्था से बर्बर अवस्था में आया मानव, तो उसने छोटी छोटी चीजें जैसे बर्तन बनाना जान लिया, पशुपालन करना सीख लिया और धातुओं का ज्ञान भी उसे प्राप्त हुआ। और तीसरी सभ्य अवस्था आती है। इस अवस्था में लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, नगरीय सभ्यता का उदय, व्यापार वाणिज्य का विस्तार, कला व शिल्प कला का विकास हुआ। इसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पनपा। मॉर्गन ने औद्योगिकरण के कारण आधुनिक जटिल एवं नगरीय सभ्यता का उदय इस अवस्था से माना है। यानी कि मॉर्गन ने जो ये सभ्य समाज की बात की जाती है तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण आया है, औद्योगिकरण के कारण, उसकी क्रांति के कारण आया है। यानी सभ्य समाज की स्थापना इसी से होती है। लेकिन इस अवस्था में
जो है विभिन्न है, जैसे शिल्प कला का, शिक्षा का, व्यापार वाणिज्य का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ। तो ये समाज व संस्कृति का विकास था। आर्थिक जीवन के उद्विकास की बात करते हैं तो इसमें 4 स्तर हैं। पहला, शिकार करने व भोजन एकत्रित करने का स्तर। मानव शिकार करके कंद मूल, फल, पत्ते, साग सब्जियां आदि एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। यानी इकोनॉमिक बेस की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे आज के आधुनिक समय के समान पहले नहीं हुआ करता था। केवल कंद मूल, फल, साग सब्जियां एकत्रित करके ही उसका जीवन यापन होता था। इसके पश्चात चरागाह स्तर आया, जहां मानव ने शिकार के बजाय पशुओं का पालन पोषण किया जाने लगा। उसको लगा कि जिन जानवरों का मैं शिकार कर रहा हूं ये जानवर मेरे लिए लाभप्रद है, परिणाम स्वरूप उन जानवरों का वह पालन पोषण भी करने लगा। खेती के रूप में भी वो काम आने लगे और यहीं पर कृषि स्तर प्रारंभ हुआ। मानव ने बीज बोकर पेड़ उगाना प्रारंभ किया। इस समय भूमि ही संपत्ति थी। यानी कि यहां पर जो है कृषि स्तर इवोल्यूशन के रूप में हुआ, चरागाह स्तर से कृषि स्तर के रूप में। और इस स्तर में जो लैंड है उसमें पेड़ पौधे, बीज आदि उगाना सीख लिया। और इसके पश्चात औद्योगिक अवस्था आती है, औद्योगिक स्तर, जिसमें मानव ने मशीनों एवं विज्ञान के सहारे उत्पादन के अनेक यंत्रों का निर्माण किया। आज का जो आधुनिक स्तर है वो औद्योगिक स्तर है, जहां मानव ने बड़े बड़ी मशीनें, कल कारखानों से काफी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। अपनी जो आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उसका निर्माण भी मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा। पारिवारिक जीवन का उद्विकास। यहां पर समरक्त परिवार, समरक्त परिवार के अंतर्गत ऐसा परिवार जो सभी ब्लड रिलेशन से जुड़े हो। पहले उन्हीं में यौन संबंध स्थापित हुआ करता था, फिर उसके बाद में समूह परिवार आया, यानी उनका ग्रुप हुआ। एक समूह का दूसरे समूह के साथ पारिवारिक संबंध होना बताया गया। पूरा एक ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के साथ में पारिवारिक संबंध। और फिर सिंडेस्नियन परिवार, फिर पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया। पितृसत्तात्मक जो सत्ता, वंश आदि पिता के नाम से देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक विवाही परिवार जो वर्तमान में है, जो आदर्श माना जाता है। कला का उद्विकास। H.C. हैडन ने उद्विकास को कला पर लागू किया और कहा कि कला का उद्विकास यथार्थवादी कला से संकेतवादी कला तथा रेखा चित्र की तरफ हुआ है। प्रारंभ में व्यक्ति पेड़, पशु, पक्षी एवं मानव के वैसे ही चित्र प्रदर्शित करता था जैसे वे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उन्हें संकेतों एवं रेखाओं द्वारा चित्रित किया जाने लगा। प्रारंभिक उद्विकासवादियों ने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु वे अधिकांशतः स्वतंत्र उद्विकास को प्रकट करने के लिए अतिवादी हो जाते थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कई विद्वानों ने धर्म के उद्विकासवाद पर भी बात की। E.B. टाइलर ने धर्म की बात की है। उन्होंने प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है।
प्रारंभ में मानव प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक देवता की कल्पना की। इससे बहुदेववाद का जन्म हुआ। आज यह धारणा प्रचलित है कि ईश्वर एक है, उनके नाम व स्वरूप अलग अलग है। जिस प्रकार से विभिन्न नदियां बहती है, वो सारी नदियां अंत में समुद्र में जाके गिरती है, ठीक वैसे ही व्यक्ति अलग अलग रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन अंत में अरदास एक शक्ति के पास जाती है, ईश्वर एक है। यही भावना जो है लोगों की मन में है, इसे धर्म का उद्विकास कहा गया है। देखिए, इसके साथ ही कई विद्वानों ने आलोचना भी की, जिसमें उद्विकासवाद के सिद्धांत की आलोचना की गई है। इसके फलस्वरूप नव उद्विकासवाद है। इसमें कहा गया कि समान सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण रहे हो, यह आवश्यक नहीं है। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक भौगोलिक पर्यावरण में भी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां पनपी हैं। यानी कि समान संस्कृति है, समान समय है, लेकिन जो है उसमें भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तन देखने को मिला है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि समाज और संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरी है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई जगह शिकारी अवस्था में पशुपालन, कृषि और औद्योगिक अवस्था से गुजरे हो, यह भी आवश्यक नहीं है। इसमें क्रम भी टूट सकता है। तो इस प्रकार इसकी आलोचना की गई है और इसके फलस्वरूप नव उद्विकासवाद का जन्म होता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।